इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी का मतलब है कि अकाउंट्स में एक्चुअल में आप पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है, और क्यों हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ये अकाउंट्स पढ़ते ही क्यों है, क्या रीजन होता है? नहीं, रीजन ये है हम अकाउंटेंसी जब भी करेंगे ना तो किसी एक बिजनेस की अकाउंटेंसी करेंगे, यानी कि किसी व्यवसाय के लिए, ठीक है। हमारे पास एक बिजनेस होता है और बिजनेस में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत सारे लेन देन करते हैं, ठीक है। अगर छोटा बिजनेस है तो छोटे लेन देन होंगे, कम लेन देन होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, और बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, लेन देन होंगे, ठीक है। हम ये सारे के सारे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन जो हम करते हैं, अगर ये कम होते हो, ठीक है, लेन देन जो हम करते हैं वो कम लेन देन अगर हो तो हम उसे याद रख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे हम लेन देनों को बढ़ाते जाएंगे, हमारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाएंगे, हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते। जैसे हो सकता है हमारे यहाँ पर 5 कस्टमर अगर आए तो उनको हमने उधार में अगर कोई माल बेचा, ये बिजनेस है, बिजनेस का काम ही क्या है, गुड्स परचेज करना और सेल करना, तो हमने 5 कस्टमर्स को गुड्स सेल किया तो हम याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 50 कस्टमर को बेचा तो किस डेट को कितने का हमने उसको गुड्स सेल किया, माल बेचा, या कितने लोगों से हमने माल परचेज किया, ठीक है, इन सारी चीजों को हम मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं उसको हम याद रख सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लिख के रखते हैं एक प्रॉपर तरीके से। तो वास्तव में अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, जो भी आपके लेन देन है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन है, उनको एक प्रॉपर तरीके से लिखना, एक सिस्टमेटिक मैनर से। किससे? एक सिस्टमेटिक मैनर होगा आपका, उस तरीके से आप इनको क्या करोगे, लिख कर रखोगे अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का सबसे पहला काम क्या हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लिखना। क्या करेंगे हम इनकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मतलब उनको लिख कर रखना, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस तो क्या हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर रखना, वो भी, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट होता है, हम बिजनेस चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, और इस बिजनेस से हमें हर बार ये पता होना चाहिए कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना हमें फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। क्योंकि बिजनेस चला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम 10 साल तक बिजनेस चलाते रहे और हर साल लॉस में जाते रहे, तो क्या होगा, एक दिन हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो ये आपको पता रहेगा, अगर क्या प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो, तो हम अपना बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसका अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट होता है कि हम क्यों अकाउंटेंसी रखते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी रहे, लाभ आने की जानकारी रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, मालूम है गवर्नमेंट को। टैक्स जो हम पे करते हैं, ठीक है, वो पेमेंट हमेशा प्रॉफिट के बेस पे होता है कि आपने कितने का प्रॉफिट अर्न किया, कितने का प्रॉफिट कमाया। तो हमें गवर्नमेंट को सारे हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे जो भी प्रपत्र हैं, वो सारे देने पड़ते हैं। किसको? सरकार को, कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया। तो हमारे लिए टैक्स के लिए लाइफ बनती है टैक्स पे करना, हमारा एक दायित्व है कि हमें टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। और इस टैक्स के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को देनी पड़ेगी, सारी सूचनाएं किसको देनी पड़ेगी? सरकार को। इसलिए भी हम क्या करते हैं, हमारे सारे जो भी हमने लेन देन कर रखे हैं उनको हम एक प्रॉपर तरीके से लिख के रखते हैं, ताकि जब भी सरकार बोले तो हम उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकें, ठीक है। तो मेनली हमारे पास में ये काम होता है जिसके कारण से हम अकाउंटेंसी रखते हैं। ये तो हो गया कि हम अकाउंटेंसी रखते ही क्यों है। पहला पॉइंट, सारे ट्रांजेक्शन्स को हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको लिख कर रखना पड़ता है। और लिखना भी किस तरीके से? एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी कि व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से। वास्तव में अकाउंट्स का शॉर्ट में अगर मैं मतलब बताऊं तो अकाउंट्स का मतलब है ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना, बस वही अकाउंट्स है, ठीक है। अब ये अकाउंट्स मेंटेन कैसे होते हैं, हमें किस तरीके से रखने हैं, वो हम धीरे धीरे अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्यों रखा जाता है, व्हाई अकाउंटेंसी क्यों रखी जाती है। सिस्टमेटिक तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन्स को लिख सकें, प्रॉफिट एंड लॉस के में जानकारी हो सके, टैक्स पे करने के लिए हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। एक चौथा पॉइंट और आएगा, एनालिसिस। ये क्या होता है? विश्लेषण। सुना है कभी? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 10 साल तक हम लॉस में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें अगर किसी साल पता चले कि पहले साल में मेरा लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो इतना लॉस है कि हम बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। दूसरे साल फिर लॉस हुआ, इस बार लॉस हुआ 8 लाख का, हमने कहा चलो ये भी सहन कर लेंगे। तीसरे साल फिर लॉस हुआ 12 लाख का। तो इन सबको देखने से हमें क्या पता चलना मालूम है, कि हम हर साल लॉस में जा रहे हैं और हर साल लॉस बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा।
तो आपको नहीं लगता आपके इस बिजनेस को बंद कर देना ज्यादा बेटर है, किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहिए? तो ये पता कैसे चलेगा? जब आपको पहले ये पता चले कि आप वास्तव में लॉस में जा रहे हो। अब लॉस में है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर मैंने अकाउंटेंसी रखी, मैंने सारी चीजों को लिख कर रखा, तभी तो हमें पता चलेगा। मैंने किसी ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं है, रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ऐसा में तो पता मैं ये सब पढ़ के क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब का एनालिसिस कर रहा हूँ। जो अभी मैंने आपको बोला कि क्या हमें ये बिजनेस चलाना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या था? नो। ये कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चले, ठीक है। और ये हम एनालिसिस कब कर सकते हैं? जब हमें लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये इंफॉर्मेशन कौन देता है अपने को? अकाउंटेंसी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? हमें एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में आसानी रहे कि बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना, या हो सकता है हम इसको बिजनेस को थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करें, मैनेजमेंट अच्छा कर सकूं मैं बिजनेस का, ठीक है। इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी कौन देता है? अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ये कुछ पॉइंट है जिसके कारण से हमें अकाउंट्स रखने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है? सिस्टमेटिक मैनर में हम रख सके सारे ट्रांजेक्शन्स को, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हमें प्राप्त हो सके, टैक्स पे करने के लिए इंफॉर्मेशन हो, एनालिसिस हम कर सके, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स को उतारो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में अकाउंटेंसी है क्या, ठीक है। अकाउंटेंसी को टोटली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है बुक कीपिंग, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं पुस्तपालन। क्या बोल सकते हैं? पुस्तपालन हिंदी में, और इंग्लिश में बुक कीपिंग। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जिसे हम बोल सकते हैं लेखांकन। तो टोटल अकाउंटेंसी को दो पार्ट्स में बांट दिया इन्होंने। सबसे पहले पार्ट का नाम क्या रख दिया? पुस्तपालन या बुक कीपिंग, और सेकंड पार्ट है हमारे पास में अकाउंटिंग या फिर लेखांकन, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट कहा जाए तो? देखो इसका हिंदी अर्थ देखो क्या होता है। पुस्तपालन मीन्स बुक्स को कीप का मतलब होता है रखना। आपके पास जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई लेन देन होता है, उस लेन देन को सबसे फर्स्ट टाइम जहां पर लिखा जाता है, फर्स्ट टाइम जहां पर रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। आप अपने पास में फर्स्ट टाइम जहां पर ट्रांजेक्शन को लिख रहे हो, जिन बुक्स में लिख रहे हो, ठीक है, जिन बुक्स में हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और फिर इन ट्रांजेक्शन से हम आगे क्या करते हैं? फर्दर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब इसको हम आगे और सूचनाएं प्रदान करें। आगे की सूचनाएं जो होती है वो कहां पर आती है? अकाउंटिंग में। समझ गए? तो सबसे फर्स्ट टाइम जहां पर हम ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, और उसके बाद में उसको बोलेंगे अकाउंटिंग। यानी कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज ये है, और वो क्या है? सेकंड स्टेज है, ठीक है, अकाउंटेंसी की। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। और ये सेकंड स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इस फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लिखना, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या करेंगे? लिखना। और सबसे पहली बार जहां ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल, जिसके लिए हम जनरल एंट्री सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएगा हमारे पास लेजर्स क्रिएट करना। लेजर क्रिएट करना मतलब खाता बही। हम क्या बनाते हैं? खाते बनाएंगे। खाते का मतलब है जनरल करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो यही होता है जहां पर हम क्या करते हैं? लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो मेनली यहां पर दो, और तीसरा एक पॉइंट आएगा यहां पर आपको बुक्स मेंटेन रखनी है। बुक्स, ठीक है, यानी आपको यहां पर बहियां बनानी, या पुस्तकें लिख लो ज्यादा बेटर है, पुस्तकें। ये तीन चीजें हमें यहाँ पर करनी है। जनरल एंट्रीज हम यहाँ सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे लेजर किस तरीके से बनाई जाती है, और फिर हम यहाँ पर सीखेंगे कि आपको बुक्स मेंटेन कैसे रखनी है, ठीक है। ये हमारे स्टेप है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। आगे यहाँ पर अगर हम आए फोर्थ स्टेज पे, तो हम लेजर्स का रेक्टिफिकेशन सीखेंगे। अब ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है? सुधार। रेक्टिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुधार। अगर बाई चांस हमने यहाँ कुछ गलती कर दी तो उनको सुधारना कहां पर होगा? अपने को अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है।
5वें नंबर पे हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? अंतिम खाते। क्या होता है? अंतिम खाते। फाइनली हम क्या प्रिपेयर करें जिससे हमें क्या पता चल जाए? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे। दूसरा हमें पता चलेगा यहाँ से कि हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 चीजें बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। अब ये चीजें क्या होंगी फर्दर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अकाउंटेंसी को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग फर्स्ट टाइम होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, जहां लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग। तो बताओ पहले बुक कीपिंग की जाएगी अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग में भी हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जनरल एंट्रीज करेंगे। सेकंड पार्ट होगा हमारा लेजर्स प्रिपेयर करेंगे, उसके अलावा हम बुक्स प्रिपेयर करेंगे। इससे आगे का जो काम होगा वो सब कहाँ होने वाला है? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हम लेजर्स में कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, अकाउंट लेजर्स के साथ साथ जनरल एंट्रीज में भी अगर हमने कहीं गलती कर दी तो उसमें भी सुधार कहाँ किया जाएगा? अकाउंटिंग में। और फिर हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स। आपके लगभग 60% पोर्शन जो है वो यही है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, 40% पोर्शन में आपके कुछ अदर चैप्टर्स हैं, जैसे डेप्रीशिएशन होता है ना, वो आपके है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक समाधान विवरण, तो अदर चैप्टर। ठीक है, तो 60% पोर्शन में सिर्फ ये सारी चीजें हैं, 40% में अपन अदर चीजें भी पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर भी हम आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं। फटाफट पहले इसको उतार लो कि आप पढ़ने क्या वाले हो। आज मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको जनरल से, उससे पहले कुछ परिभाषाएं पढ़नी है अपने को, ये तो एकदम बेसिक सा है। अब देखो आपके जो ये सारी चीजें है ना, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में वास्तव में। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए, कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व करते हैं। और क्योंकि पूरा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ही क्या है आपका? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले थ्योरी नहीं कराऊंगा, मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली कराऊंगा। और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसके साथ साथ थ्योरी अपने आप कवर होती जाएगी। ठीक है, जब आपको अच्छे से सारे प्रैक्टिकल आ जाएंगे तो आप जब थ्योरी रीड करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, समझ गए। तो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में ही साथ में कवर करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल पोर्शन की जब बात की जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस अकाउंटेंसी में? हम सबसे पहले करने वाले जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन जैसे आपके बिजनेस में हुआ, कोई भी लेन देन हुआ, ठीक है, हम क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिजनेस के अंदर? गुड्स परचेज कर सकते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेच सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्चे, हमें कई इनकम हो सकती है। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जहां पर लिखते हैं ना सबसे पहली बार, उसी चीज को हम बोलते हैं जनरल एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमेशा जनरल एंट्रीज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ में प्रिपेयर करेंगे लेजर, जिसे हम बोलेंगे खाते बनाना। खाते बनाएंगे हम उसके, और खातों के साथ में हम प्रिपेयर करेंगे बुक्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले? हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तलपट। फिर हम फोर्थ स्टेप पे करेंगे रेक्टिफिकेशन। क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन, मतलब अगर हमने ऊपर कहीं पर भी गलती कर दी तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? सुधार करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में 5th नंबर पे हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये 5 पार्ट्स में हमारे जो बेसिक है आपके जो अकाउंटेंसी का, ठीक है, वो इन 5 पार्ट्स में कवर होने वाला है। तो हमें सबसे पहले जनरल एंट्री सीखनी है। बिना जनरल एंट्री सीखे आप लेजर नहीं बना सकते, बिना लेजर सीखे आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, समझ पा रहे हो? बिना ट्रायल बैलेंस और ये चीजें सीखे आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, और बिना रेक्टिफिकेशन किए हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए अपन को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल एंट्रीज, उसके बाद में हम लेजर्स बनाएंगे, उनके साथ में कुछ बुक्स तैयार करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर रेक्टिफिकेशन और फिर फाइनल अकाउंट्स। इनके बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आपके पास में आने वाली जो भी हम साथ साथ में कवर करते रहेंगे। बाकी मेन पार्ट आपकी ये। अब हमें आज सीखना है कि जनरल एंट्री क्या होती है, किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें पहले सीखनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम आज से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस स्टेप को एज इट इज उतार लो, ऐसे क्रॉस मत करना है ना।
बस सिर्फ चीजें लिख लो। अब देखो, फर्स्ट अपन हेडिंग डाल दीजिए अपने के जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री का मतलब अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी कोई लेन देन होता है या कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहली बार जो लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री बोलते हैं। तो हमें सीखनी है कि जनरल एंट्री होती क्या है, बट उससे पहले हमारे जो अकाउंट है ना वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है। किस पे? कॉन्सेप्ट पे। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो ये आपके थ्योरी है जो मैं साथ साथ में कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। हिंदी में इसे बोला जाता है दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली। अब ये क्या होती है? ये अकाउंटिंग सिस्टम ये मानता है कि बिजनेस में जब भी आप कोई लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, क्या करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन XYZ किसी भी तरीके का, तो कम से कम दो चीजें अफेक्ट होती है। कितनी चीजें? दो, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारी अकाउंटिंग ने दो साइड बना दी। जैसे अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन की बात करूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, माल खरीदा, तो यहाँ पर दो चीजें अफेक्ट होगी। पता क्या? एक तो बिजनेस में क्या होगा, माल आएगा, गुड्स आएगा, और दूसरा हमारे यहाँ से पैसा जाएगा क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। समझ आया? तो कम से कम दो चीजें तो अफेक्ट होगी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, बट मिनिमम दो चीजें तो हमेशा अफेक्ट होगी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी मानता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो कम से कम दो चीजें अफेक्ट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सपेंस पे किया, जैसे मैंने कोई एक दुकान किराए पर ली, ठीक है, उस दुकान का मुझे किराया देना पड़ेगा हर महीने, तो क्या ये मेरे बिजनेस का लेन देन है? हर वो चीज आपके लिए लेन देन है जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। हर वो ट्रांजेक्शन जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन माना जाएगा। तो हमने कहा बताओ मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेंट पे कर रहा हूं, मैंने किराया चुकाया। रेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? किराया। हमने किराया चुकाया, तो इस केस में हो क्या रहा, ध्यान से इसको समझना। मैं किराया चुकाऊंगा तो एक तो मेरा एक्सपेंस है किराया, रेंट, और दूसरा जब मैं चुकाऊंगा तो मेरे यहां से पैसा जाएगा, कैश, नगद। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दो साइड इफेक्ट हो गई वापस, एक तो किराया जा रहा है, किराया पे किया जा रहा है, और दूसरा मेरे यहाँ से कैश जा रही है। समझ पा रहे हो? कोई भी अगर ऐसा ट्रांजेक्शन आप करते हो तो उसमें कम से कम दो साइड तो इफेक्ट होगी ही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम कितने साइड इफेक्ट होने वाली है? दो। इसी के बेस पे हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम क्या रख दिया? ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दोहरी लेखा प्रणाली, कि जब भी कोई लेन देन होगा तो कम से कम दो साइड इफेक्ट होगी। इसलिए हमने दो साइड को नाम दिया। एक साइड को हमने नाम दिया डेबिट। क्या नाम दिया? डेबिट। और दूसरी साइड को हमने नाम दिया क्रेडिट, ठीक है। तो हमारे पास दो साइड हो गई अकाउंटेंसी में, एक तो डेबिट साइड, एक हो गई हमारे पास क्रेडिट साइड। और ये क्यों हुई? क्योंकि अकाउंटिंग मानता है कम से कम दो साइड इफेक्ट होती है। तो इसी के बेस पे वो क्या करता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, अकाउंट्स बनाता है, और उन अकाउंट्स में से एक साइड का नाम रखते हैं हम डेबिट और दूसरी साइड का नाम रखते हैं हम क्रेडिट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूं, हम किराया चुकाते हैं ना, रेंट जब हम पे करते हैं, तो अगर हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? जनरल एंट्री। तो इसकी अगर मुझे जनरल एंट्री करनी है तो मैं पता क्या एंट्री करूंगा? इसमें अभी आपको नहीं पढ़ना कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे बुक्स में? मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में लिखूंगा टू कैश अकाउंट। ये मैंने एक जनरल एंट्री करी। और जनरल एंट्री की तो मैंने देखो यहाँ पर दो चीजें लिखी है, एक तो मैंने रेंट लिखा, एक मैंने कैश लिखा। तो जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो अकाउंटेंसी क्या मानता है? कम से कम दो साइड इफेक्ट होती है। तो एक साइड को तो ये डेबिट कर देता है और दूसरी साइड को ये क्रेडिट करता है। क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं टू। क्या वर्ड यूज में लेते हैं? टू। जहां पर टू आ जाए मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये चीज क्लियर है? तो ये तो अब एंट्री कैसे हुई वो हमें नहीं समझना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कोई ट्रांजेक्शन होगा हमें इस तरीके से उसकी क्या करनी पड़ेगी? जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। एक चीज को डेबिट करना पड़ेगा और दूसरी चीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि सर किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। हमें क्या पता सर, आपने तो रेंट को डेबिट कर दिया, हम तो रेंट को क्रेडिट भी कर सकते थे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, हमारी जो अकाउंटिंग है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है?
ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर। ये प्रणाली क्या कहती है आपको? ये कहती है कि जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, कम से कम दो साइड इफेक्ट होगी, एक डेबिट साइड होगी, दूसरी क्रेडिट साइड होगी। अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज को हमें डेबिट करना है। ये मैंने ट्रांजेक्शन को लिख दिया, पता है ये लिखने का तरीका होता है हमारे पास, जनरल एंट्री जो लिखते हैं ना वो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। अब हमें क्या पता सर किसको डेबिट करें या किसको क्रेडिट करें, तो हमने कहा इसके लिए कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे आपको। क्या सीखने पड़ेंगे? रूल्स। इसके कुछ नियम होते हैं कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। और नियम सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में खाते जो होते हैं, अकाउंट्स जो हम पढ़ रहे हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो अभी तक मैंने क्या समझाया आपको? सबसे पहला काम है जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम पे। ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी साइड को हम डेबिट में लिखें, कौन सी साइड को क्रेडिट में लिखें, जिसके लिए हमें समझना क्या है? रूल्स। रूल्स समझने के लिए सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। समझ गए? तो इन शॉर्ट कहा जाए तो सबसे पहला काम है हमें ये पता लगाना है अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे सीखेंगे इनके रूल्स क्या होते हैं, और थर्ड नंबर पर हम जाके सीखेंगे कि एंट्री किस तरीके से की गई थी। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये है कि जनरल एंट्री करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अकाउंट्स। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए उनके रूल्स, और उसके बाद में हम जनरल एंट्री सीखने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं जनरल एंट्री के लिए? आपको ये नहीं लिखना, सबसे पहले हमें सीखने पड़ेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, खातों के प्रकार। ठीक है, क्योंकि जो रूल है ना वो इनके ऊपर बने हुए हैं। किसके ऊपर? खातों के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमें सीखना है खाते क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी खाते नहीं, रूल्स, जिसे हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन रूल्स। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पे हम सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करें। ये पॉइंट क्लियर है? अभी भी मैं आपको खाते नहीं सिखाऊंगा पहले, अब इससे पहले हम कुछ वर्ड सीखने वाले हैं जो हम अकाउंटेंसी में यूज लेंगे। ठीक है, लेखांकन के अंदर। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये लिखेंगे, ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और फिर ये तीनों पॉइंट लिखेंगे, बाकी बीच वाली चीजें आपको नहीं लिखनी। अगर समझना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, डेबिट क्रेडिट लिखना है। अब देखो, तो ये तो हमारा क्या पॉइंट था कि जब भी आपको जनरल एंट्री करनी हो तो पहले साइड पता होनी चाहिए। साइड कब पता चलेगी? जब पहले अकाउंट्स पता हो। अकाउंट्स कब पता चलेंगे? जब हमें रूल्स पता हो, यानी एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में गोल्डन रूल्स, उसके बाद में हम एंट्री करना सीखेंगे। बट उससे भी पहले अब हमें ये समझना है कि अकाउंटेंसी में कुछ वर्ड्स होते हैं स्पेशल। ठीक है, जैसे हर एक के अंदर जो भी आप स्पेशल फील्ड में जब जाते हो तो उसके लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें इजीली समझ में नहीं आते, जो सिर्फ उस फील्ड का जो आदमी होता है वही समझ सकता है ना। तो हम अकाउंटेंसी में हमें भी अकाउंटेंसी के कुछ वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, स्पेशल वर्ड्स। ठीक है, जिसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है एसेट्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संपत्ति। अब ये एसेट्स होती क्या है? हम बिजनेस चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। ठीक है, मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसके बिना मैं बिजनेस चला ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा हम कोई चीज बना रहे हैं, सपोज कीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने का मतलब होता है निर्माण करना, कोई चीज बनाना। निर्माण करने के लिए मुझे पता है बड़ी बड़ी प्लांट चाहिए होते हैं या मशीन चाहिए होती है। शॉर्ट में कहूँ तो क्या चाहिए होते हैं हमें? मशीन। बड़ी मशीन चाहिए होगी जिसको यूज में लेके मैं क्या करूंगा? निर्माण करूंगा, वो चीजें बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बड़ी मशीन चाहिए, और ये जो मशीन है ये अगर मैंने एक बार खरीद ली तो मेरे पास ये लॉन्ग टर्म तक यूज में आएगी, लंबे समय तक। ऐसा थोड़ी 2 महीने मशीन यूज खराब हो गई, नहीं, हम 4-5 साल के लिए कम से कम ये क्या करते हैं? मशीन परचेज करते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है मुझे फर्नीचर भी चाहिए हो। फर्नीचर क्या होता है? बैठने के लिए चेयर चाहिए हो सकती है, कुर्सियां चाहिए हो सकती है ना। वो सब किस में आ जाता है? फर्नीचर के अंदर। उसके अलावा हो सकता है कि मुझे प्रोडक्शन करने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, भवन। रोड पे खड़े होकर प्रोडक्शन थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? बिल्डिंग, यानी कि भवन चाहिए होता है। ये जो सारी चीजें है ना जो आप खरीदते इसलिए हो ताकि आप इजीली अपने निर्माण की गतिविधियां कर सको, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को चला सको। ठीक है, अगर ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता।
ठीक है, यानी ऐसी चीज जो आपने खरीदी है ताकि आप अपने बिजनेस को कैरी कर सको, रेगुलर चला सको, वो सारी चीज आपके लिए एसेट्स बन जाती है। समझ गए? तो संपत्ति या एसेट्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमने खरीदी है ताकि हम उसका उपयोग करके क्या कर सकें, अपने व्यवसाय को चला सके, बिजनेस को कैरी कर सके, वो सारी चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। ठीक है, हम आज सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इन सारी चीजों को हम वापस रिपीट करते जाएंगे। जितनी बार आप इनको रिपीट करोगे, जितनी बार समझोगे, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में ड्रिल होती जाएगी। ठीक है, तो इसके अगर एग्जाम्पल में लिखे हैं तो मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है, किसके, एसेट्स के। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है लाइबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं दायित्व। अब ये दायित्व क्या होता है? एसेट तो समझ ली सर हमने कि हम इसको खरीदेंगे और बिजनेस में इसका यूज लेंगे और ताकि हम बिजनेस को रेगुलर चला सके। ठीक है, लाइबिलिटीज वो चीज होती है जिसका आपको पेमेंट करना है। अब ये क्या होता है, जैसे मुझे मशीन खरीदनी थी, मैं गया किसी आदमी के पास जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। मैंने राम को बोला कि भैया आप मशीनें वगैरह बेचते हो, आप एक काम करो, मुझे मशीन दे दो, मैं आपको 4 महीने बाद इसका पेमेंट दूंगा। बोल सकते हैं ऐसा? यस, उधार में खरीद सकते हैं हम। तो मैंने उससे मशीन खरीद ली, लेकिन किस में? उधार में, क्रेडिट पर मैंने उससे मशीन परचेज करी है। ठीक है, अब बताओ, मशीन तो मेरे पास आ गई, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास संपत्ति आ गई, एसेट्स आ गई? यस, लेकिन क्या मुझे राम को पेमेंट करना है? बताओ, क्या वो समाज सेवा कर कहेगा ऐसे ले जा, या क्या बोलेगा पेमेंट देना पड़ेगा? मैंने कहा देख अभी पैसे नहीं है, 4 महीने बाद तुझे पैसा दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा राम से मैंने कोई चीज खरीद ली, किसके ऊपर? उधार पर, क्रेडिट पर। ठीक है, तो क्या मुझे राम को पेमेंट करना है फ्यूचर में? यस, पेमेंट करना है। तो राम मेरे लिए दायित्व बन गया, लायबिलिटी। समझ में आया? हर वो चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, शॉर्ट में समझा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ एक ही डेफिनेशन में आप पूरी लायबिलिटी समझ जाओगे। हर वो चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे बिजनेस चलाना है, ठीक है, और बिजनेस चलाने के लिए अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा पता है? मैं सीधा भाग के जाऊंगा बैंक के पास, और बैंक को जाके बोलूंगा साहब मुझे पैसा दे दो, मुझे बिजनेस चलाना है। तो मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक से ले लिया एक लोन, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हम ऋण। मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने कहा साहब 10 साल में पैसा चुका दूंगा, हर साल आप मुझसे ब्याज लेते रहना इसके बदले में। ठीक है, तो मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए। कितने लिए? 10 लाख। क्या ये मेरे लिए लायबिलिटी बन गई कि मुझे फ्यूचर में इसको वापस चुकाना पड़ेगा? यस। अगर कोई आज मुझे बोले बताओ लोन आपके लिए क्या है, तो मैं पता क्या आंसर दूंगा? लायबिलिटी। लोन मेरे लिए दायित्व है। क्यों दायित्व है? एक ही चीज अप्लाई करनी है, क्या इसका पेमेंट करना बाकी है? यस, हर वो चीज जिसका भुगतान करना बाकी होता है वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बिजनेस के लिए जिसका पेमेंट करना बाकी है, ठीक है, वो आपके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। ठीक है, विचेवर इज ड्यू टू पे, यानी जिसका भुगतान करना क्या है? बाकी। जिसका भुगतान करना बाकी हो वो आपके लिए क्या बन जाती है? एसेट, सॉरी लायबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? वापस बता दो, एसेट्स क्या होती है? जिसका हम यूज लेंगे बिजनेस में ताकि हम अपने बिजनेस को रेगुलरली चला सकें। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स या फिर संपत्ति। दायित्व क्या होते हैं? हर वो चीज जिसका भुगतान करना बाकी है, विचएवर इज ड्यू फॉर पे, यानी पेमेंट करना जिसका क्या है? बाकी होता है, वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताने एसेट्स या लायबिलिटी है। मैंने शाम से फर्नीचर परचेज किया उधार में, तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स। क्यों परचेज किया? ताकि बिजनेस में उसका यूज लूंगा। और शाम मेरे लिए क्या बन गया? क्यों? पेमेंट करना बाकी है। समझ गए? तो इस केस में पता हम क्या करते हैं? हम इन सब के अकाउंट्स ओपन करने वाले हमारी बुक्स में। हमने एसेट खरीदी तो मैंने कहा मैंने मशीन परचेज करी, मैं एक अकाउंट खोल दूंगा, मशीन अकाउंट। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट। लोन लिया, लोन अकाउंट।
यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो हमने पढ़ा था कि दो साइड इफेक्ट होती है, दो कौन सी, एक डेबिट एक क्रेडिट, उन दोनों के लिए हमें दो अकाउंट्स भी ओपन करने पड़ते हैं। अब उन दो अकाउंट्स में से किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो इसको एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा। उसके लिए पहले पता होना चाहिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। समझ गए? कोई दिक्कत है यहां तक? अब नेक्स्ट अपन आते हैं कैपिटल, थर्ड पॉइंट। कैपिटल जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं पूंजी, ये क्या होता है? आप जब भी अकाउंटिंग करते हो ना, एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी तक हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कौन सा, ड्यूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी याद रखते रहना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा प्रैक्टिकल कराऊंगा और प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी अपने आप होती जाएगी। ठीक है, हमारे अकाउंटेंसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। सुना है कभी? हाँ सर, अभी सुना है। अभी क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो जो हमें कॉन्सेप्ट कराते रहता हूं ना, उनके ऊपर आप लिखते रहा करो कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी वास्तव में होती क्या है, उसको समझना। अकाउंटेंसी जो है ना, वो ये मानता है कि जब आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के चलते हो। क्या मान के चलते हो? बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट ही है जो हमें कहता है कि बिजनेस हमेशा अलग होगा और बिजनेस का जो मालिक होता है ना, ओनर, वो हमेशा अलग होगा। दोनों अलग अलग लोग हैं। सपोज कीजिए एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो एक व्यवसाय चलाना चाहता है, गुड्स खरीद के सेल करना चाहता है, तो एक्स अलग आदमी है। वो जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हमें मानना है हम कौन है, हम बिजनेस है। हमेशा कौन है, हम बिजनेस है। उसने हमें पैसा दिया, बिजनेस को उसने पैसा दिया और बोला व्यवसाय चलाना है और मुझे प्रॉफिट कमा के दो। हमने कहा ठीक है। तो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, अकाउंटिंग करते हो, तो आप अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के चलते हो। क्या मान के चलते हो? बिजनेस। अकाउंटिंग करते वक्त आप अपने आप को क्या मानोगे? बिजनेस। आप बिजनेस के मालिक नहीं हो। हमें ये मानना है मालिक वहां बैठा है, उसने हमें पैसा दिया और हमें बोला बिजनेस चलाओ। हमने कहा ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये जो चीज बताता हमें कि आप बिजनेस हो, आप मालिक नहीं हो, कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ गए? तो वापस बताओ, आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, आप अपने आप को मालिक मानकर अकाउंटिंग करोगे या बिजनेस मानकर? क्योंकि मालिक ट्रांजेक्शन नहीं करता, ट्रांजेक्शन बिजनेस करता है। समझ गए? ऐसा नहीं कि सर मालिक ही तो कर रहा है, पैसे दे रहा है ले रहा है, वो नहीं सोचना। हमें सोचना है कि बिजनेस ने ही सारे लेन देन किए। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहा है तो मालिक नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? बिजनेस। माल बेच रहा है तो मालिक नहीं बेच रहा है, कौन बेच रहा है? बिजनेस। ठीक है, मालिक अलग है, हम बिजनेस अलग है। आप जब भी अकाउंटिंग करते हो तो अपने आप को क्या मान के चलोगे? बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब बात हम कर रहे थे कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है जब भी बिजनेस का मालिक यानी ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा लगाता है। क्या लगाता है? पैसा या मनी। इसी चीज को हम बोलते हैं कैपिटल। बस इन शॉर्ट, तो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जब भी पैसा लगाया, इससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, या फिर क्या वो बिजनेस में एसेट्स भी लगा सकता है? एक्स के पास में एक बिल्डिंग पड़ी थी 5 लाख रुपए की, वो उसने बिजनेस को दे दी, बोला पकड़ो बिजनेस चलाओ। तो क्या उसने हमें बिल्डिंग दी? यस, ये भी कैपिटल बन गई। इन शॉर्ट कहा जाए तो कैपिटल का मतलब क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक बिजनेस को देता है ताकि हम बिजनेस चला सकें, उस चीज को मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। क्लियर है पॉइंट? तो कैपिटल वास्तव में है क्या? मनी और अदर थिंग्स। लिख सकते हैं, दूसरी चीज भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी पैसा ही हो। जैसे उसने बिल्डिंग भी दी थी, वो भी क्या बन गया मान लिए? कैपिटल। मनी, हाँ बोलो। यस, उसने हमें दिया ना, तो उसके लिए हमारे लिए कैपिटल बनी और हमारे पास एसेट्स भी आ गई। दोनों चीजें हो गई, बिल्डिंग भी आई और साथ में हमारे पास कैपिटल भी बनी उसकी। ठीक है, तो मनी और अदर थिंग्स विच इज इन्वेस्ट बाय ओनर। ठीक है, यानी मालिक द्वारा धनराशि, पैसा या अन्य कुछ भी जो लगाता है। ठीक है, विनियोग, एक वर्ड आया है यहां पर, विनियोग।
करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। विनियोग का मतलब समझते हो? मुझे किसी को लोन देना है, मैंने 5 लाख रुपए का किसी को लोन दे दिया। पता है क्यों दिया लोन? ताकि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहे, ब्याज कमाना है। मैं उससे ब्याज ले रहा हूं, इसके बदले में मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए। पता है ये 5 लाख मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब वास्तव में क्या होता है? आपके पास फालतू पैसा पड़ा है और आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं लगा दिया। लगाया क्यों? ताकि उसके ऊपर कुछ रिटर्न हो सके, वापस उसके बदले मुझे कुछ मिल सके। उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? इन्वेस्ट। यहां पर भी मालिक क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। किसमें? बिजनेस में। बिजनेस कौन है? हमें। उसने हमें पैसा दिया और बोला चलाओ बिजनेस, इसके बदले में मुझे हर साल होने वाला प्रॉफिट दे देना, बात खत्म। बिजनेस चलाएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस हुआ तो ये भुगतेगा भी, और प्रॉफिट हुआ तो हम इसको देंगे भी। समझ गए? तो अब बात आती है वापस कैपिटल पे। तो कैपिटल का मतलब क्या होगा? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर जो कुछ भी बिजनेस को देता है वो सब क्या बन जाती है? कैपिटल। समझ गए? अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला, मैंने कहा एक्स ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 10 लाख। और या फिर मैं कह सकता हूं एक्स ने 10 लाख रुपए लगा कर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 10 लाख क्या बन गई? कैपिटल। मैंने क्या बोला? हर वो चीज जो बिजनेस का ओनर बिजनेस को देता है ताकि वो बिजनेस को कैरी कर सके, चला सके, वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है? कैपिटल। अब जरा ध्यान से सुनना और सोच के जवाब देना। हम बिजनेस है, क्या ये कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाती है? मैं प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कैपिटल की। क्यों? हम अलग हैं, बिजनेस का मालिक अलग है। उसने हमें पैसा दिया और क्या बोला? बिजनेस चलाओ, लेकिन एक दिन वापस पैसा लेने आऊंगा। आया समझ में? हम हैं बिजनेस। हम क्या है? बिजनेस। कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा लाइबिलिटी मानी जाती है। क्यों? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसका पेमेंट करना बाकी है। मालिक ने पैसा दिया तो वापस भी तो लेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है या नहीं। अगर आप अपने आप को बिजनेस का मालिक मान लोगे ना, तो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं होगी। आप तो क्या सोचोगे? मेरा ही पैसा, मेरे बिजनेस में। जबकि आप जब अकाउंटिंग करते हो तो अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। आप बिजनेस हो, बिजनेस के मालिक ने हमें पैसा दिया तो एक दिन वापस भी तो लेगा, तो हमारे लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। समझ गए? तो कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है। और इसका रीजन क्या है? कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। अगर उसने आपको पैसा दिया तो वापस भी लेगा। समझ गए? उसके बदले में हर साल हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। लेकिन एक दिन जब बिजनेस बंद किया जाएगा तो सबसे पहले वही आएगा, लाओ भी पैसा। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी। 3 चीजें क्या क्या पढ़ी हमने? फर्स्ट, एसेट्स क्या होती है? बिजनेस को चलाने के लिए हम कुछ संपत्तियां खरीदते हैं, कुछ एसेट्स परचेस करते हैं ताकि मैं अपने बिजनेस को रेगुलर चला सकूं। ठीक है, तो जो भी हमने खरीदा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स में एक चीज और समझना, ये वो चीज होती है जिसके ऊपर हमेशा हमारा राइट होगा, हमारा अधिकार होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अभी मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसको आप किसी भी चीज पे अप्लाई अगर कर दो तो आपको पता चल जाएगा एसेट्स या लाइबिलिटी। ठीक है, उनमें से एक शब्द है हमारे पास राइट, अधिकार। हर वो चीज आपके लिए एसेट्स है जिसके ऊपर आपका अधिकार है। पहला पॉइंट, जिसका यूज बिजनेस में आना चाहिए। समझ गए? जैसे मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने कार परचेज करी, तो क्या कार के ऊपर हमारा अधिकार है? मैंने कहा हमारा, मेरा, ओनर का तो अधिकार है। लेकिन क्या ये बिजनेस के लिए एसेट्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में यूज नहीं आ रही है। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। लेकिन अब बिजनेस के मालिक ने ये कार बिजनेस को दे दी कि वो अपने एम्प्लॉइज को लाने और ले जाने का काम करे। अब बताओ क्या बिजनेस के लिए एसेट्स बन गई? यस। क्यों बन गई एसेट्स? क्योंकि उसके ऊपर अब बिजनेस का अधिकार आ गया, क्योंकि उसके मालिक ने हमें दी, मतलब हमारा राइट आ गया उसके ऊपर एक तरीके से। ठीक है, तो ये बिजनेस में यूज में भी आ रही है और बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। समझ गए? तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? एसेट्स। तो एसेट्स में 2 ही चीजें देखनी है। सबसे पहले तो क्या उसके ऊपर आपका राइट है? हमने कहा यस। और दूसरा, यूज इन बिजनेस, व्यवसाय में प्रयोग आनी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें आप अप्लाई कर देना किसी भी चीज के ऊपर, आपको पता चल जाएगा वो आपके लिए एसेट्स है या नहीं। तो क्या क्या देखना है? एक तो राइट होना चाहिए, दूसरा उसका उपयोग व्यवसाय में आना चाहिए, बिजनेस में यूज आना चाहिए। एसेट्स। लायबिलिटी में शॉर्ट से एक वर्ड याद रखना, जिसका भुगतान करना बाकी है।
हर वो चीज, अगर आपको मैं बोल दूं बताओ लोन लायबिलिटी है क्या, तो अब आप सोचो क्या इसका पेमेंट करना बाकी है, हमने कहा यस लायबिलिटी है। राम से मैंने गुड्स परचेज किया उधार में, क्या पेमेंट करना बाकी है, यस, क्या बन गया लायबिलिटी। समझ पा रहे हो? तो दो चीजें हमने पढ़ ली, संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कैपिटल, कि क्या कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो सकती है, हो सकती नहीं है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के मालिक ने हमें पैसा दिया और पैसा दिया तो वापस भी लेगा, तो क्या है हमारे लिए लायबिलिटी। ठीक है, तो 3 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। 4th पॉइंट अब अपन पढ़ रहे हैं क्रेडिटर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं लेनदार। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस में कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते भी हैं और जिनको हम गुड्स उधार में बेचते भी हैं। ठीक है, अभी मैं आगे वापस फर्दर एनालिसिस करूंगा गुड्स क्या होता है, बट फिर भी आप सोच लो कि आपने किसी से कोई चीज उधार में खरीदी। ठीक है, जैसे मैंने राम से उधार में मशीन खरीदी, तो राम से मैंने उधार में माल खरीदा, उसका पेमेंट करना उसको मुझे। ठीक है, तो राम मेरे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी, और इस राम को मैं क्या बोलूंगा, लायबिलिटी तो है, इस राम को मैं बोलूंगा क्रेडिटर, लेनदार है। राम कौन है, लेनदार, और लेनदार क्या होते हैं, लायबिलिटी। समझ पा रहे हो? यानी हर वो पार्टीज, अब मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं, पक्षकार, हर वो पक्षकार, हर वो पार्टी जिससे आपने कुछ परचेज किया ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, वो क्या है आपके लिए, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कौन होते हैं, वो पार्टीज फ्रॉम whom we purchase on credit। ठीक है, वह पक्षकार जिनसे व्यवसाय ने, वी मतलब यहां पर क्या होगा, व्यवसाय ने उधार में क्रय किया हो, उधार में क्या किया, क्रय, उससे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। अब बताओ, राम से मैंने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, क्या राम क्रेडिटर्स हो गया, यस। श्याम से परचेज किया, श्याम कौन है, क्रेडिटर्स। तो अब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताओ राम क्या है जिससे आपने गुड्स परचेज किया, तो पहला आंसर होगा क्रेडिटर्स, दूसरा आंसर लायबिलिटी, पे करना है। समझ गए? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इसके अंदर आता है, लायबिलिटी के अंदर ही हमारे क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज बहुत सारी होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती रहती है उसको अब अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, 5th पॉइंट अब अपन पढ़ रहे हैं डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार। अब ये कौन लोग होते हैं, जैसे मैं किसी से गुड्स परचेज कर सकता हूँ, एसेट्स परचेज कर सकता हूँ उधार में, वैसे ही मैं बेच भी तो सकता हूँ। ठीक है, मैंने किसी को उधार में कोई चीज बेच दी, तो अब मैं उससे पैसा मांगूंगा। ठीक है, अगर आपने किसी को सेल किया है ऑन क्रेडिट, तो वो आपके लिए बन जाएगा डेटर्स। मैंने एक्स को, मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा था 10,000 का, मैंने कहा ले जा, पैसे बाद में दे देना, एक्स मेरे लिए क्या बन गया, डेटर। तो ये कौन सी पार्टीज होती है जिसे हम गुड सेल करते हैं या हम कोई चीज सेल करते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, डेटर्स। तो जिससे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स, जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर्स। ठीक है, यानी कि क्या यहां लिख सकता हूं, पार्टीज टू whom we sold on credit। हमने क्या किया, उधार में बेचा, यानी वह पक्षकार जिसे उधार विक्रय किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। अभी तक हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, फटाफट रीड करवाओ वापस। फर्स्ट, एसेट्स। क्या होती है एसेट्स, जिसका यूज बिजनेस में आएगा, जिसके ऊपर हमारा राइट होगा। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, बहुत सारे होते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। लायबिलिटी क्या होती है, हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी है, लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा भी हो सकता है और दूसरी चीज भी हो सकती है, यानी जो भी कुछ वो लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। फिर हमने कहा क्रेडिटर्स कौन से लोग होते हैं, वो लोग जिनसे हमने कुछ परचेज किया उधार में। डेटर्स वो लोग जिनको हमने बेचा उधार में। क्लियर है? नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज के लिए, गुड्स, जिसे हम कह सकते हैं माल। ये क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसका आप व्यापार करते हो, ट्रेडिंग। मतलब
मैं बिजनेस चला रहा हूं तो मैं या तो कोई चीज खरीदूंगा और बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या, हमें प्रॉफिट कमाना है। मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीदता हूँ, 12 रुपए में बेचता हूँ, तो मैंने 2 रुपए का क्या किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो गुड्स क्या चीज होती है, वो सारी चीजें गुड्स है, वो सारी थिंग्स गुड्स है जिसे हम ट्रेड करते हैं, जिसका हम ट्रेड करते हैं यानी कि व्यापार करते हैं। ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं हमारे लिए क्या है, वो सारी वस्तुएं हमारे लिए गुड्स है जिसका हम व्यापार करते हैं या ट्रेड करते हैं। इसका मतलब जिसका क्रय और विक्रय किया जाए, यस, जिसका परचेज एंड सेल किया जाए, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स। और जिस चीज का हम परचेज और सेल नहीं करते, कभी कभार करते हैं अगर परचेज और सेल, ठीक है, यानी रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ये भी ध्यान देना, ये भी क्या होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा काम ही क्या है, उस चीज को खरीदना और बेचना। जैसे मेरा बैग का बिजनेस है, तो मैं बैग परचेज करूं तो इस बैग को मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए वो गुड्स है, माल है। लेकिन मेरा बैग का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस लोहे का है, आयरन का, मैं बैग परचेज करूं तो क्या मेरे लिए गुड्स बन जाएगा, मैं इसका व्यापार नहीं करता हूं। समझ पा रहे हो। अब आइए ऊपर, मैंने मशीन खरीदी, क्या गुड्स है, क्यों, उसको हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं, गुड्स और एसेट्स में। सर ये समझ में नहीं आता, मशीन खरीदी, सर गुड्स है क्या, गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको वापस बेचने के लिए थोड़ी खरीदा। समझ पा रहे हो, जिसको इसलिए परचेज किया जाए जिसका उद्देश्य ही वापस रीसेल करना हो, वापस बेचना हो, तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या बन जाती है, गुड्स। यानी क्या एक चीज और लिख सकता हूं मैं, जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ परचेज, जिसको खरीदा किस लिए, रीसेल के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ परचेज इज रीसेल ऑफ थिंग्स। यानी जिसे हमने खरीदा ही क्यों है, ताकि वापस बेच सकें, वो चीज आपके लिए गुड्स बन जाती। क्या मशीन में इसलिए खरीदता हूं कि वापस बेच सकूं, हमने कहा नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं कार खरीदता हूं, क्या एसेट्स है या गुड्स है, एसेट्स नहीं है, बिजनेस हूं मैं। अब बताओ, हमने बिजनेस के पर्पज से खरीदा, पक्का एसेट्स। कार का शोरूम है मेरा, समझ पा रहे हो। यानी यही चीज क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि बिजनेस के अंदर कोई चीज कब गुड्स बनती है वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पर, कि आप क्या कर रहे हो। क्या आपका काम उस चीज को खरीद कर बेचने का है तो आपके लिए गुड्स बन जाएगी, अगर आपका काम उसको खरीद कर बेचने का नहीं है तो वो आपके लिए एसेट्स बन जाएगी। समझ गए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार खरीदी एसेट्स या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर आप काम क्या करते हो। समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। चीज क्लियर हो रही है। तो चीजों को रट्टे नहीं मार सकते अपन कि सर मशीन है तो चलो एसेट्स ही हो गई, क्यों, क्योंकि सर बिजनेस में यूज आ रहा है। मैंने कहा नहीं, हम मशीन खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, गुड्स बन गई। समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे एक लॉजिक के पीछे काम करती है, तो हमें वो लॉजिक ही समझना है अच्छे से यहाँ पर। क्लियर। अब इन चीजों को उतार लो। आज के लिए इतना करेंगे, कल आप यहाँ पर सारी चीजें पढ़ के आए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।